हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड फोर्स एंड सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे फोर्स क्या होता है, देन देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स का 3 लॉ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अ सम इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अप्लाइड टू द बॉडी it can change the state of a body, it can change of the state of the body। देखिएगा फोर्स मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बोर्ड है, बोर्ड पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या इसमें मूवमेंट अलाउ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे ये हिंज क्या है, वो बॉल है, इसके पीछे वॉल है, इसके कारण ये मूवमेंट अलाउ नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ये स्टेट चेंज, यदि पीछे बोर्ड नहीं होता, पीछे दीवार नहीं होता तो हम इस बोर्ड को पुश करते तो क्या होता, आपका बोर्ड पीछे की तरफ जाता। इट मींस वहां पर क्या है, इसका बॉडी का क्या होता, स्टेट चेंज होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट केस में स्टेट चेंज नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा रहा है इट कैन चेंज, मींस कर सकता है, इसका स्टेट चेंज कर सकता है। सो फोर्स इज सम एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन अप्लाइड ऑन अ बॉडी व्हिच अप्लाइड आफ्टर द अप्लाई ऑन द बॉडी दैट कैन चेंज ऑफ द स्टेट, मींस स्टेट इसका चेंज हो सकता है। देन देखिएगा एक पॉइंट है आपका, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, कोई एक रिजिड बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं, एक मैंने रिजिड बॉडी कंसीडर किया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, मींस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं हो, और एट अ पॉइंट ए इट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पॉइंट। बाय द वे हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ए, जो कि यहाँ पर हम एक फोर्स कंसीडर करते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, और इट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर पॉइंट बी। इसी सीक्वेंस में मैं एक बी पॉइंट कंसीडर करता हूं दैट इज कॉल्ड बी, एंड एक और नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करता हूं सी। तो देखिएगा क्या बता रहा है, इट ट्रांसफर टू द अदर पॉइंट बी और सी ऑन सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो एंड लाइन ऑफ एक्शन, देन द इफेक्ट विल बी रिमेन सेम। मींस आप ऐसा ले सकते हैं, कोई एक बॉडी कंसीडर करते हैं, किसी बॉडी के इनिशियल फेज में हम ए फोर्स लगाते हैं, देन उस पॉइंट के अबाउट ही, उस लाइन के अबाउट, जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन के अबाउट ही जो फोर्स का मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट दूसरे प्लेन पे लगाते हैं, मींस उसी लाइन के लॉन्ग दूसरे प्लेन पे लगाते हैं, तो आपको क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो इफेक्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। मींस ये फोर्स को हम हटाकर, एफ की मैग्नीट्यूड यहाँ से हटाकर एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूं, या एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूं, तो जिसके कारण इफेक्ट मिलेगा, मींस एफ इक्वल टू ए में जो हम लोग पढ़े हैं, जो इफेक्ट मिलेगा वो आपका सेम मिलेगा। ये कहना चाह रहा है, इसी को बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। तो डेफिनेशन आपका यही है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ध्यान रहे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा सिर्फ और सिर्फ लगेगा आपका रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो आपका अप्लाई होगा वो कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ रिजिड और नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, मींस बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगेगा। जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देखिएगा एक हिंज को कंसीडर करते हैं, एक बार को कंसीडर करते हैं जो कि आपको हैंगिंग है, एक बार को मैं कंसीडर किया जो आपका वॉल से हैंग है, इसको हम पी से पुल करते हैं, पी से पुल कर रहे हैं, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा कि हर पॉइंट पे, इसमें क्या होगा, हर पॉइंट पे स्ट्रेस डेवलप होगा। एक चीज और ध्यान रखिए, स्ट्रेस हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट पे डेवलप होता है। स्ट्रेस पर यूनिट डिफाइन क्या गया, स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, लेकिन जो स्ट्रेस डिफाइन होता है हर पॉइंट पे डिफाइन होता है, तो हर पॉइंट पे आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। बाय द वे हम कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा व्हिच डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या किए, जब इस फोर्स को, जब ये बॉडी डिफॉर्मेबल है, तो इस पी फोर्स को इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हम मूव करते हैं। देखिएगा इस पी फोर्स को हम यहां से पास करते हैं, तो क्या होगा, देखिएगा इस पी फोर्स को मैं पास करता हूं, तो ये देखिएगा, अब ये पी फोर्स को हम इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, किसी अनदर प्लेन में पास करते हैं, तो देखिएगा ये क्या, यहाँ पे एक पी फोर्स पास किया, तो क्या होगा, देखिएगा इस पर्टिकुलर फोर्स में यहाँ पर स्ट्रेस तो आपका नॉन जीरो होगा, दिस पोर्शन में स्ट्रेस क्या होगा, नॉन जीरो, बट दिस पोर्शन में क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू 0। सो ये बॉडी आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को फॉलो नहीं कर पाएगा। ये आपका देखिए ध्यान रहे, ये बॉडी कौन सा है, नॉन डिफॉर्मे, ये आपका डिफॉर्मेबल बॉडी, ये आपका
डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी मीन्स यहाँ पे तो स्ट्रेस डेवलप हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस आपका डज नॉट इक्वल जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस आपका जीरो होगा। सो दिस डज नॉट, जो सो यहाँ पे बोल सकते हैं जो डिफॉर्मेबल बॉडी हो, इलास्टिक बॉडी हो, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का टर्म्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कस किए। सो यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी देखेंगे। इसका डेफिनेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी और a deformable body, non-deformable body acting at a point A, it can be transferred to the other points B or C on same body, keeping the same magnitude and direction. ये ध्यान रखिएगा, keeping the same magnitude and direction, keeping the same magnitude as well as direction and line of action, then the effect remain same. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन्स लॉ, तीन न्यूटन्स लॉ होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? कोई भी बॉडी अपना इनिशियल स्टेट मेंटेन कर सकती है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को बोलते हैं। जो बॉडी रेस्ट में वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जो लेकिन इसके कारण जो इफेक्ट आता था कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपको सेकंड लॉ बताता था, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन वो आपका थर्ड लॉ बताता है। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, देन न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? जब बॉडी आपका रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो हमेशा अपना मोशन या अपना रेस्ट पोजीशन मेंटेन करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन सेम स्टेट until and unless an external force is applied on a body. जो बॉडी यदि कोई मोशन में हो, कोई बॉडी जब मोशन में हो तो वो हमेशा अपना मोशन मेंटेन करना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। जैसे हम लोग देखिएगा एक बॉडी कंसीडर करते हैं, एक सरफेस पे इनिशियल फेज में ये बॉडी कंसीडर किया, जिसका क्या है, जिसका वेलोसिटी v है। और देखिएगा इसमें यदि बॉडी ये ट्रेवल करते करते यहाँ बॉडी ट्रेवल करते हुए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया जहाँ पे वेलोसिटी इसका v एंड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इस बॉडी पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। जब बॉडी इनिशियल फेज में यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे ये बॉडी यहाँ पे था, t इक्वल टू टी सेकेंड पे वेलोसिटी बॉडी ट्रेवल करते हुए इस डिस्टेंस पे आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ, मीन्स मैग्नीट्यूड भोले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में से कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स इस बॉडी पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सो जब इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो तो इसी के बारे में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन बताया था कि दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हम लोग देख सकते हैं कि एट इन यूनिवर्स एनी बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी हमेशा मोशन में हो, बट एट एनी टाइम दैट बॉडी इज इन रेस्ट, मीन्स कभी भी वो बॉडी रुका हुआ तो डेफिनेटली उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे जिस मेथड से, वो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया था वो आपको बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बता रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ये समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, किसी बॉडी का मास इनटू एट दैट वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा वो आपका लीनियर मोमेंटम देगा। जिसमें बॉडी का मास कंसीडर कर लिया मैंने m और वेलोसिटी v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम m इंटू v, दिस इज लीनियर मोमेंटम। इसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देगा आपको, फोर्स। सो मैथमेटिकली इस टर्म्स को डिफाइन किया जाए, मैथमेटिकली इस टर्म्स को देखा जाए क्या होगा, मैथमेटिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा जाए तो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू डी ऑफ मोमेंटम अपॉन डी टी। डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अ फोर्स, सो लिख सकते हैं डी ऑफ m इंटू वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखिएगा दो टर्म्स आया, m इंटू वी को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ करते हैं।
देखिएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ये ऐसा नहीं फील हो रहा कि वेलोसिटी ही टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मास भी आपका टाइम के साथ चेंज हो सकता है। जनरली आप फ्लूइड मशीनरी में पढ़िएगा या फिर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़िएगा, आपका मास समय के साथ चेंज हो रहा, तो उस पर्टिकुलर सेंस में आपका फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये टर्म्स नहीं होगा, ये एक एडिशनल टर्म्स आएगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जब m को हम यहाँ से m को बाहर निकालते हैं, m इंटू डी वी बाई डी टी, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू वी वेक्टर इंटू डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक v और t, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, दो फिजिकल क्वांटिटी का या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई हो तो एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, इट मींस देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस मींस यहाँ से क्या होगा, ये एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये फिजिकल क्वांटिटी मास अपॉन टाइम, ये जब ये डिवाइड होगा तो ये मास फ्लो रेट मिलेगा। जनरली इसका यूज कब करेंगे, जब आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर सकते हैं, या फ्लूइड मशीनरी में जब जेट का प्रॉब्लम, वाटर फ्लोइंग पर सेकंड कितना आ रहा, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा जब बात किया जाए कि जब मास आपका कांस्टेंट हो, जब मास कांस्टेंट होगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब मास कांस्टेंट होगा तब ये टर्म्स जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म्स बचेगा। तब हम लोग बोल सकते हैं एफ इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ये डेफिनेटली ये जो फोर्स लग रहा है डेफिनेटली कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स। जो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, वो कौन सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, जो फोर्स इक्वल टू हम लोग माइंड में रखेंगे m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब देखिएगा यहाँ पे हम केस लेते हैं, दो केस कंसिडर करते हैं। एक फर्स्ट केस में क्या होगा, जब मास आपका कांस्टेंट हो, जब m इक्वल टू कांस्टेंट, व्हेन, फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, व्हेन m इक्वल टू कांस्टेंट, मास इक्वल टू कांस्टेंट, मास जब आपका कांस्टेंट हो। ठीक, तो देखिएगा एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी वाला टर्म्स कितना होगा, जीरो। सो m इंटू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, m इंटू डी वी बाई डी टी। सो डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द, जब कब अप्लाई होगा, जब मास आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, एफ एक्सटर्नल ऑन अ बॉडी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिएगा ध्यान से, किसी भी बॉडी पे जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो कौन सा फोर्स स्ट्रेस आपका डेवलप होगा, फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। सो F अलोंग x डायरेक्शन, F एक्सटर्नल अलोंग x डायरेक्शन बात किया जाए तो मास इनटू a x एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरह से y के डायरेक्शन में बात किया जाए, y के डायरेक्शन एक्सटर्नल के फोर्स की बात किया जाए, एक्सटर्नल y, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू a y। एंड z के डायरेक्शन में बात किया जाए, जेड के डायरेक्शन में बात किया जाए तो क्या होगा, मास इनटू ए जेड डायरेक्शन। इसी तरह से रेडियल एंड टेंजेंशियल भी बात कर सकते हैं। ये रेडियल एंड टेंजेंशियल कब आएगा, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन आपका कब मिलता है, जब सर्कुलर मोशन बॉडी करता रहता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड रेडियल फोर्स इक्वल टू इनटू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखिए बात किया जाता है जब मास आपका कांस्टेंट था। अब हम बात करते हैं जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, देखिएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो देखिएगा जब व्हेन v इक्वल टू कांस्टेंट, देखिएगा जब v कांस्टेंट होगा तो ये टर्म्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि dv बाई dt ये टर्म्स आपका जीरो। सो F इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी एम बाई डी टी। इसका आप यूज कहाँ पे कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे क्या होता था, मास फ्लो रेट चेंज होता है। मीन्स किसी भी कंट्रोल वॉल्व में आपका मास है वो किस तरह लीकेज कर रहा है या किस तरह से सप्लाई हो रहा है, वो इस टर्म्स का आपको डी एम बाई डी टी आपको गिवन रहेगा। दूसरा यूज आप फ्लूइड मशीनरी में कर सकते हैं। फ्लूइड मशीनरी में कैसा होता था, जब वाटर जेट आपका किस रेट से पानी आपका निकल रहा है या किस रेट से वाटर आपका इंपैक्ट हो रहा है किसी ब्लेड पे, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक चीज और, जब दोनों फंक्शन कोई बताया जाएगा कि मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होगा तो ऐसा इट मींस उस बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। आप खुद देख सकते हैं जब बॉडी पे मास कांस्टेंट मींस ये जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस ये जीरो, मींस बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रहा, मींस
आप जब भी कोई भी बॉडी पे फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस पे मास या तो फिर वेलोसिटी दोनों में से कोई एक टर्म्स वेरी करना चाहिए, तभी उस बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जब भी बॉडी पे मास और वेलोसिटी कोई भी वेरी नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। तो जानते हैं क्या, एवरी एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। जिसे मैं इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, इस पेन को हम लोग यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। तो अर्थ जिस वेट से इसको पुल कर रहा है, इस वेट से इस पे रिएक्शन भी लग रहा है। कैसे, मैं अभी जस्ट मैं डिस्कस करता हूँ, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बाय द वे, किसी को आप स्लैप करते हैं तो डेफिनेटली आपके आपके हाथ पे भी चोट लगता है, दैट इज कॉल्ड आपको रिएक्शन। किसी को आपको एक्शन दे रहे हैं तो आपको रिएक्शन मिला है। जैसे में आप ये समझते हैं, ये हम बॉल को हम इसको करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली बॉल भी हमें पुश कर रहा है, ठीक है। जैसे में हम इसका एक एग्जांपल मैं अभी जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम लेकर मैं बताऊंगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्या बता रहा है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा साइंटिफिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्शन एंड रिएक्शन जब भी आपका दो डिफरेंट बॉडी पे होगा, यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट करने वाली है, एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा आपको दो डिफरेंट बॉडी पे, मीन्स हम यहाँ से एक्शन लगा रहे हैं तो रिएक्शन डेफिनेटली मेरे हाथ पे नहीं होगा। डेफिनेटली यदि इस पे एक्शन हो रहा है तो मेरे हाथ पे रिएक्शन होगा, यदि यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो इस पे रिएक्शन होगा, ठीक है। चीजें हम ये समझ सकते हैं, ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे में हम लोग एक बॉल को पुश करते हैं या फिर एक वार को हम लोग हिंज करते हैं, ये पुल या पुश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक रिजिड वार है, एक रिजिड वार है, रिजिड वार है जिसको हम पुल कर रहे हैं, कोई पर्सन है, एक पर्सन है, इसे पुल कर रहा है जिसकी वैल्यू पी से, विथ वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ द पी वैल्यू से इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले एफबीडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देन इसके बाद हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, ये पर्सन आपका डेफिनेटली इस सरफेस पे खड़ा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब, मैं अभी जस्ट बताऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब क्या होता है। हर बॉडी को आप फ्री कर दीजिए, उस पर जो फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली फोर्स आप उस चीज को शो कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, हम रिजिड वार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, इस बॉडी को आप मासलेस कंसीडर कर लीजिए, रिजिड वार है जो मासलेस है। मासलेस है कहने का मतलब क्या होगा, एमजी इस बॉडी का नहीं लगेगा। मासलेस मींस इस बॉडी का मास ही नहीं, तो डेफिनेटली मास नहीं लगेगा। अब देखिएगा, इस बॉडी पे पी फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, पी फोर्स इस साइड में लग रहा है, ठीक है। पी फोर्स इस साइड में लग रहा है, तो बॉडी को डेफिनेटली इसको खोज करने के लिए क्या, पी साइड, पी फोर्स इस साइड में लग रहा होगा, ठीक है। एंड अब इस बार का मैं बता दूं, इस वॉल का बनाता हूं, इस वॉल का डायग्राम बनाऊं। डायग्राम ऑफ रिजिड बॉडी देख रहे हैं, तो रिजिड बॉडी ये क्या है, आपका टेंसाइल नेचर का देख रहे हैं आप, बॉडी है आपका टेंसाइल नेचर का है। तो देखिएगा, पी फोर्स जब हम यहाँ पर लगा, पी फोर्स यहाँ पर लगा, डेफिनेटली पी फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो, तो आपका पी फोर्स से पुल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बॉडी पे पी फोर्स, यहाँ पे हम इस चीज को यदि कंसीडर करते हैं एक्शन के रूप में, यदि इसको हम कंसीडर करते हैं एक्शन के रूप में, तो इसका रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन, इसका रिएक्शन कहाँ पे फील हो रहा होगा, इसका रिएक्शन इस पर्टिकुलर बंदे पे आपका फील होगा, विथ मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के कारण, जिसकी वैल्यू रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये पर्सन खड़ा होगा किसी सरफेस पे खड़ा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन पे क्या, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक जो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये इस तरह, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड पी, जब ये फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लग रहा होगा, तो इसके जस्ट अपोज कंपनसेट करने के लिए एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, दैट इज पी। तो यदि आप यहाँ पे एक्शन इस चीज को ट्रीट करते हैं, दिस इज द एक्शन, यदि ये एक्शन इस चीज को ट्रीट करते हैं एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन, ठीक है। यदि ये आपका
रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इस पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब यहाँ पे ये पोर्शन क्या हुआ, दिस इज द एक्शन, यदि इस चीज को एक्शन कंसीडर करते हैं, एक्शन कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये P आपका है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या P इस डायरेक्शन में आपका, इस पर्टिकुलर फोर्स पे यहाँ पे एक P फोर्स लगेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक P फोर्स की वैल्यू जिसको लगेगा, देखिएगा एक P की वैल्यू इधर और दूसरा P की वैल्यू इधर, दोनों आपका कैंसिल आउट होगा, मीन्स फ्लोर आपका स्टेशनरी रहेगा, फ्लोर आपका मूव नहीं कर रहा है, ये आपका P की वैल्यू जो होगा आपका दोनों आप एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, ये आपका मूव नहीं करेगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, जाके चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि कोई एक बॉडी को जो कंसीडर करते हैं, किस वायर से उसको हिंज करते हैं, डेफिनेटली जनरली ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किसी फ्लोर से मैं एक हिंज कंसीडर कर रहा हूँ, किसी फ्लोर से एक वायर के थ्रू एक मास m मास का मैं वेट हैंग कर रहा हूँ, ठीक, m मास का मैं एक वेट हैंग कर रहा हूँ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम सबसे पहले देखते हैं। देखिएगा इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूँ, ये आपका फ्लोर वाला पार्ट था, ये आपका फ्लोर वाला पार्ट था, ये दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द मास, ठीक है। इंडिविजुअली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से इस बॉडी का मास mg जो होगा कहाँ पे, mg ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये देखिएगा इस चीज को आप कंसीडर कर सकते हैं एक्शन, तो इसका रिएक्शन होगा, डेफिनेटली अर्थ इस पे रिएक्शन लगा रहा होगा, दिस इज द अर्थ इस पे रिएक्शन लगा रहा होगा विथ सेम मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू mg, ठीक है। आपको फील नहीं होता, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ये जो पोर्शन है एक्चुअली जो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन अर्थ इस पे रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है। अब ये mg, अब यहाँ पे देखिएगा बात क्या है, जब ये टेंशन T ऊपर में क्या लग रहा होगा टेंशन T, सो यहाँ पर और यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा T, तो एक एक्शन एक दूसरा रिएक्शन, दिस इज द टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग, टेंशन T इक्वल टू टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लगेगा T, और ये T कैसे कैंसिल आउट होगा, जब ये किसी फ्लोर, ये जो फ्लोर होगा किसी डेफिनेटली अर्थ पे ही हिंज होगा, तो ये डेफिनेटली ये कहाँ से होगा, ये आगे जाकर कुछ ऐसा इस अर्थ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका ये फ्लोर पे कहीं ना कहीं होगा, तो ये mg इक्वल टू टी आपका बैलेंस हो जाएगा। सो टी इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या बता दें, टी इक्वल टू हम लोग इसी जगह से बता देते हैं कि इसी बॉडी को देख के टी इक्वल टू mg डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। A man weighing 600 Newton stands on a horizontal bar of negligible weight at sea. देखिएगा एक बार है आपका AC जिसका वेट क्या वजन आपका नहीं न के बराबर, नेग्लिजिबल वेट है, जहां पे सी पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, ठीक, एंड होल्ड्स अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर टू अ स्मूथ पुली, जो कि दो पुली से पास करते हुए एक स्ट्रिंग है, एंड अटैच टू द पॉइंट बी ऑन द बीम एज सोन इन फिगर। ये आपका फिगर में ऑलरेडी आपका फिगर दिया हुआ है कि जो स्ट्रिंग जो हम पकड़े हुए हैं, जैसे में हम कंसीडर करते हैं जो हम सी पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं, तो सी हम जो क्या है इस रस्सी को बांध के हाथ से पकड़े हुए हैं, तो मेरा जो टोटल वेट होगा वो कहाँ पे पास कर रहा होगा, रस्सी से पास कर रहा होगा, कुछ इस पे होगा, वो अकॉर्डिंगली टू कंडीशन डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे पास होता हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब देखिएगा डेफिनेटली अब बहुत जोर से पूरा का पूरा वेट टान दे उस रस्सी पे, तो डेफिनेटली ये उठ जाएगा और इसको आगे नहीं जाने देगा। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ये चीज है, आपने कभी आम का पेड़ पे चढ़ा होगा तो कभी कभी पतले जब साइड की तरफ जाते होंगे तो क्या होता है, डाइने आपका पूरा की तरह झूलने लगता है, तो उसको सपोर्ट के लिए किसी और चीज को पकड़ ले, तो लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, आपको इस सेफ पे भी रहना है और स्ट्रिंग को पकड़ के रहना है। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम इसका एफबीडी डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ और इस एसी बार का मैं एफबीडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखिएगा इस एसी रीजन का मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये पर्टिकुलर पॉइंट हिंज पॉइंट है। देखिए जनरली तीन तरह का सपोर्ट होता है आपका, एक रोलर सपोर्ट होता है, एक आपका हिंज सपोर्ट होता है, एक आपका फिक्स सपोर्ट होता है। तो ये जो सपोर्ट है आपका हिंज सपोर्ट है, ये सपोर्ट के बारे में हम लोग जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो जनरली सपोर्ट होता है आपका रोलर सपोर्ट होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन नहीं कैलकुलेट करना होता है,
जब एक से ज़्यादा जब हिंज सपोर्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। जब आपका फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ पे 3 रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, एफ एक्स, एफ बाई एंड मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हिंज सपोर्ट बताया, हिंज सपोर्ट बताया मीन्स आपका यहाँ पे 2 तरह का फोर्स की वैल्यू होगा, वो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एफबीडी डायग्राम बनाते हैं। एफबीडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, देखिएगा इस बी पर्टिकुलर पॉइंट ए बी और सी, ए सी बार का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो सी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पर्सन खड़ा है उसका वेट ऑलरेडी डिस्कस दिया हुआ है 600 न्यूटन। और ये जो पर्सन है किस एक स्ट्रिंग पकड़ के खड़ा है, जो स्ट्रिंग पकड़ के ऐसे खड़ा है तो डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ ना कुछ वेट इस स्ट्रिंग को पकड़ने में भी जा रहा है। तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं जो पर्सन है, इस पर्सन का सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ये पर्सन जो आदमी खड़ा है इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिएगा जो ऊपर की तरफ एक स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है जो कि टेंशन टी से एक पर्सन जो टी टेंशन से पकड़े हुए, और इस बॉडी का, इस पर्सन का कुछ ना कुछ फोर्स क्या कर रहा है, डेफिनेटली जो इस बॉडी का कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो उसका जो रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो पर्सन का मिलेगा एन, सो और टोटल वेट इस पर्सन का कहाँ डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में वेट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एन रिएक्शन जो मिलेगा आपको, एन रिएक्शन किस डायरेक्शन में मिल जाएगा आपको, इस डायरेक्शन में एन सी। सो ये पर्सन के नॉर्मल रिएक्शन एट सी पॉइंट पे ये पर्सन नॉर्मल रिएक्शन लगाया एंड इस पे वेट इतना लगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं टी प्लस एन इक्वल टू वेट, टी प्लस एन इक्वल टू वेट, दिस इज द इक्वेशन 1। सो डैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं टी प्लस एन इक्वल टू 600 न्यूटन, इक्वेशन 1। एंड यहाँ पर देखिएगा दिस इज द 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, ये आपका 2 मीटर हुआ। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए कि किसी एक पॉइंट इस हिंज के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा मोमेंट हम लोग निकालना शुरू करें, मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा ये चीज़ें अभी थोड़ी सी आपके लिए नए हैं, हम जस्ट आगे वाले चैप्टर में हम लोग मोमेंट एंड फोर्स मोमेंट डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था इस पे आपका फ्री बॉडी डायग्राम पे, तो वो मैं इस चीज़ को दिखा देना चाह रहा था। देखिएगा मोमेंट अबाउट ए हम लोग कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा टी जो फोर्स है यहाँ के कारण जो कपल आपका मोमेंट जनरेट कैसा होगा, जो एन के कारण कपल क्लॉकवाइज ये बॉडी को ये यहाँ से फ्री करते हैं, इस बॉडी को फ्री करते हैं। देखिए ये हिंज है, हिंज को इसको फ्री करेंगे तो ये एन के कारण ऐसे घूमेगा और टी के कारण ऐसे घूमेगा। ठीक है, एनसी के कारण ऐसे घूमेगा और टी के कारण ऐसे घूमेगा। क्योंकि बॉडी किधर कहीं भी नहीं घूम रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसी इंटू 4, एनसी इंटू डिस्टेंस कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके कारण क्लॉकवाइज आया था, इसके कारण ऐसे आया था, और तो देन इसके कारण जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस में। सो माइनस ऑफ टी इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से एनसी और टी के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए और इक्वेशन 1 में फिट कर दीजिए। कितना होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2nc इक्वल टू टी, 2nc इक्वल टू 2t एंड पुट t इक्वल टू 2nc इन दिस टर्म्स, पुट t इक्वल टू 2nc इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा 2nc प्लस nc इक्वल टू 600। सो 3nc इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200, 3nc इक्वल टू 600, दैट इज nc इक्वल टू कितना हो गया, 200 न्यूटन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एट सी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना आ गया, 200 न्यूटन। क्या पूछा जा रहा था, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2nc। सो टी इक्वल टू 2nc, टी इक्वल टू 2nc, सो 2 इंटू 200 इक्वल टू 400 न्यूटन। टी इक्वल जो टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग में कितना, 400 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टोटल का टोटल वेट यहाँ पे लगा देंगे, जो कि गलत हो जाए। क्योंकि जब यहाँ पे टोटल वेट आप लगाइएगा, किसी चीज़ से आप पकड़े हुए नहीं है, ये बॉडी क्या एसी जो हिंज है पूरा का पूरा रोटेट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप पूरा रस्सी भी छूट गया, आप नीचे गिर जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना था आपको, स्ट्रिंग में कुछ वेट को ऐसा मेंटेन करना था कि ताकि ये स्ट्रिंग को पकड़े हुए
और कुछ वजन आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। वही आपसे पूछा जा रहा था कितना स्ट्रिंग पे होगा और कितना और जबकि पूरा का पूरा वजन यहाँ पे भी नहीं डाल सकते हैं, यदि यहाँ पे पूरा वेट ये डालेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रिंग में 0 होगा, टेंशन फ्री हो गया, तो फिर भी आप गिरिएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में। फोर्स, जब एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं फोर्स सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोप्लेनर कंकरेंट, इसके बारे में हम लोग, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, नॉन कंकरेंट क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, इसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,